वेलकम दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेगा रीजन हम लोग कर रहे हैं एक्ट का। पहला बन चुका है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर अब इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक्ट हमारा है पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। मैं ट्राई करूँगा स्पीड से कवर कराने का, क्योंकि मैंने पूरा एक एक वीडियो को आधा घंटे का सेपरेट वीडियो बना चुका है। तो जो बेसिक देखना चाहते हो वो सारे प्ले लिस्ट में डल है, वो देखो, और जो रिविजन करना चाहते हो तो सिर्फ इसमें आना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये सब आ जाएगा, अंदर पढ़ेंगे तो रिविजन हो जाएगा, दिक्कत नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो ये उद्देश्य जो है लगभग सभी बुक में, जो नॉर्मल कोचिंग के बुक में रहता है, प्रत्येक लोक पदाधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता, जो उसके काम है उसमें पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, ठीक है, और सूचना तक पहुंच विकसित करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया करके 3-4 दिन उद्देश्य आप नॉर्मल लिख सकते हो। फिर प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने, प्रशासन में उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, ये सारे आप जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो बन रहा है, जैसे सूचना आयोग बन रहा है, ठीक है, उसको लिख दो फिर, क्या उद्देश्य में ना। फिर आता है प्रारंभिक, इसमें पूरा परिभाषाएँ हैं, जो 2 धारा है। समुचित सरकार, ये सारी चीज़ परिभाषा में वहाँ पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसी से पढ़िए, ज़्यादा सही है। जो परिभाषा वाला अलग से बना है 1-2 वीडियो, उसमें से देख लीजिए, बहुत अच्छे से बताएं और जल्दी हो जाएगा, देख लो उसको, यहाँ टाइम वेस्ट दोबारा पढ़ने के बाद। अध्याय 2 में देखो, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ। तो अध्याय 2 कहते हैं कि सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी क्या बाध्यताएँ, उसके बारे में। तो देखते हैं, पहला है जो धारा हमारा 3 आता है अध्याय 2 के अंतर्गत, 3 से लेकिन आई थिंक 11 तक है, क्या ये 3 से लेकर 11 ही है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, बाकी देखो। तो सूचना का अधिकार, ठीक है, 3 में क्या है, सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा धारा 3, ठीक है, ये बस ऐसे हम लोग को सूचना का अधिकार होगा करके बोला है, कुछ नहीं। मेन आगे का देखते हैं, धारा 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करेंगे। तो अपन इसको ट्रिक बना के पड़े थे कि 4 प्रकार की बाध्यताएं हमको याद करनी पड़ेगी। लोक प्राधिकारी की 4 प्रकार की बाध्यताएं रहती हैं, ठीक है, ऐसा करके हम लोग याद किए थे। क्या क्या बाध्यता है, तो भाई जो बाध्यता वही रहेगी जो उसका काम है। जैसे उसका काम क्या है, आवेदन को सही तरीके से देना, तो उसको आवेदन तब जल्दी से जल्दी सही तरीके से दे पाएगा जब वो सही से व्यवस्थित रखे, ठीक है, ईयर बाई फॉर्मेट बाई व्यवस्थित रखे, तब ना। तो उसी को लिखा है कि इस लोक बाध्यता, पहली बाध्यता है कि जो अभिलेख हैं उसको सूचीपत्रित और अनुक्रमणबद्ध, मतलब अच्छे से रखना है व्यवस्थित रूप से, ताकि जल्दी से वो प्रदान कर सके। तो पहला ये है कि अच्छे से रखो। दूसरा उसका बाध्यता ये होता है कि अधिनियम के 120 दिन के भीतर, 120 दिन के भीतर कुछ घोषणाएं करेगा, कुछ अपना अनाउंसमेंट करेगा। वो क्या क्या है, पहला चीज़ ये है कि अपने संगठन, जो भी उसका काम है, मतलब जो भी उसका संगठन है, उसे विशिष्ट कर्तव्य और विशिष्टियाँ, कर्तव्य और कृत्य, इनको क्या है, घोषणा करेगा। मतलब अपने संगठन, जैसे मान लो कोई महिला बाल आयोग, महिला सुधार आयोग है, सॉरी यार उल्टा बोल दे रहा हूँ, महिला बाल वाला जो आयोग है, वो अपना विशेषता बताएगा, उसका अपने काम बताएगा और अपनी शक्ति बताएगा, ठीक है। तो ये 120 दिन के भीतर होगा, अपने संगठन की विशिष्टता, कृत्य और कर्तव्य बताना। दूसरा आ जाएगा अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य बताना। तो पहले क्या था, संगठन के बारे में बताएगा 120 दिन के भीतर, फिर दूसरा अपने अधिकारियों के बारे में बताएगा। फिर जो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो देख लो, डायरेक्ट सीधा 4-5 चीज़ें ज़्यादा ही पढ़ेंगे इसमें से। दस्तावेज जो नियंत्रणाधीन है उसको प्रवर्गों का विवरण करेगा, ठीक है, दस्तावेज को अपने बताएगा। लोक सेवक अधिकारी की घोषणा करेगा, ठीक है, अपने उसमें यहाँ पर है लोक सूचना अधिकारी, सॉरी लोक सूचना अधिकारी, सेवक बोल रहा था। लोक सूचना अधिकारी के नाम और पदनाम की घोषणा करेगा, ठीक है। पहले क्या है, संगठन के बारे में कर्तव्य शक्ति बताया, फिर अधिकारी कर्मचारी की कर्तव्य शक्ति बताया, फिर लोक सूचना अधिकारी के नाम और उसके पदनाम की घोषणा किया जो भी, फिर क्या किया, दस्तावेज को वर्गीकृत करके रखा है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना मांग रहे तो उसको देना है। ये सारी चीज़ें आप 5-6 प्रकार के लिख के ख़त्म करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसकी बात देता है, लोक प्राधिकारी की बात देता है। तो पहला तो वही था कि जो अभिलेख हो सूचना सही तरीके से व्यवस्थित रूप से रखे ताकि जल्दी दे पाए। दूसरा था 120 दिन के भीतर संगठन की शक्ति कार्य कर तो बताए, आधिकारिक कर्तव्य शक्ति बताएं, फिर लोक सूचना अधिकारी की घोषणा करे। इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। 4 प्रकार की बातें पढ़ ली। अब 5 में आते हैं। 5 में है लोक सूचना पदाधिकारियों को पदनाम। प से 5, प से पदनाम, क्या पदनाम रहेगा, तो वही चीज़ जो हम लोग पढ़े। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, इसमें 100 दिन का दिया है, सभी प्रशासनिक एककों और उसके अधीन कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो 2 होते हैं, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितना आवश्यकता हो, ठीक है। तो लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, तो पदनाम यहाँ पर दिया गया 2 पदनाम है, पहला है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और दूसरा है राज्य लोक सूचना अधिकारी, और कुछ नहीं, ठीक। तो बस इसी को अपना मेंशन किया बार बार, कुछ नहीं। 6 में आते हैं। 6 में अनुरोध कर रहे हैं, क्या व्यक्ति को सूचना भी प्राप्त करने का अनुरोध है। 6 से याद करवाया था, 6 में अनुरोध करते हैं करके, ठीक है। 2-3 चीज़ याद कर लो। 6 बजते ही जो
क्या होता है भाई, सुबह 6 बजते ही सब लोग अनुरोध करते हैं उड़ जा करके, ठीक है। शाम को 6 बजते ही लोग अनुरोध करते हैं क्रिकेट खेलने जाएंगे, ये वो 10 प्रकार का चीज़ जोड़ सकते हो। अनुरोध करेंगे 6 में तो क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्ति करने के लिए क्या क्या काम करेगा वो बताया गया है। पहला कि भाई वो इस अधिनियम के अधीन आवेदन जो भी चाहता है वो किसी भी प्रकार के हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की राजभाषा में दे सकता है आवेदन। तो आवेदन की पहली भाषा बताएगी कि इस भाषा में आवेदन देगा। तो पहला चीज़ यही है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अगर कोई सूचना चाह रहा है तो उसे लिखित रूप से क्या करना पड़ेगा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य राजभाषा में आवेदन देना पड़ेगा, पहला। दूसरा बताया गया है कि जो लोग संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। इसके बाद फिर आवेदन जब दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ निर्धारित फीस है, तो वो फीस देते हुए करेगा, ठीक है, फीस देते हुए करेगा। और आवेदक जो है ना सिर्फ अपना पता, एड्रेस इसी बस को बताएगा, बाकी कोई कारण उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 2-3 चीज़ें लिख के देना इतना काफ़ी है, ठीक है, अनुरोध की प्रक्रिया में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आता है, अगर मान लो कोई ऐसा सूचना किसी कार्यालय से चाहा जा रहा है जो उस कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो वहाँ का जो लोक सूचना अधिकारी होता है ना, वो ऐसे जो आवेदन है उसको 5 दिन के अंदर, ठीक है, कार्यालय दिन 5 दिन होता है, शनिवार तो छुट्टी है, तो 5 दिन के अंदर जो है उसको उस कार्यालय में ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ से उसको सूचना मिलेगी। तो ये आप 5 दिन का है, इसको याद रखना। अनुरोध का निपटारा इंपॉर्टेंट है, अनुरोध 7 में है और निपटारा ये इंपॉर्टेंट है 7, ठीक है। 7 बार में निपटा दिया, याद कर लो। दिन में 7 होते हैं ना, कितने सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, हाँ, तो 7 दिन के अंदर निपटा दिए, ऐसा जोड़ लो, जो भी 7 में निपटाना है अपने को, ठीक है। अब कितने दिन के अंदर उसको निपटान किया जाता है, तो जिस सामान्य सूचना मांगी जा रही है ना, तो उसके लिए फिर वो है कि आपको वो 1 महीने का 30 दिन का समय देता है। जैसे हम लोग PSC में आवेदन करते हैं ना अपने RT सीट के लिए, तो 1 महीने का समय लेता है वो। 1 महीने के समय के अंदर वो जो है निपटान का प्रयास करता है। और अगर जीवन और स्वतंत्रता संबंधित है तब वो 48 घंटे के अंदर सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो 2 आधार पर आप मांग सकते हैं, सामान्य सूचना के रूप में तो 30 दिन के भीतर निपटान करेगा, और अगर जीवन और स्वतंत्रता संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर निपटान करेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर असफल रह जाता है तो फिर उसके विरुद्ध जो क्या बोलते हैं उसको निर्णय है वो तो फिर होगा, आगे देखेंगे। धारा 8 में है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है बार 8 प्रकार की छूट है करके याद करवाया था, ठीक है। तो चलो फिर से रिवीजन कर लो एक बार अधिनियम को। 3 में क्या था, 3 में धारा का रिवीजन कर लो। 3 में क्या था, 3 में था आपका सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार बस 3 में। 4 में क्या था, 4 प्रकार की बाध्यताएं। 5 में पदनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी। 6 में हो जाएगा आपका अनुरोध करेंगे, सूचना प्राप्ति का अनुरोध का प्रक्रिया है उसमें पूरा। 7 में क्या था, 7 प्रकार का निपटान करना है, अनुरोध का निपटान जो 48 घंटे और 30 दिन का वाला समय वो। 8 में आपका सूचना प्राप्ति से जो छूट है, जिस सूचना के प्रकटन किए जाने से छूट है वो बताया गया है। क्या क्या है, तो भी किसी भी नागरिक को इनकी सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगी, तो देश संबंधित हो जाएगा। पहला चीज़ देश की सुरक्षा, ठीक है, देश की अखंडता, सुरक्षा, इन सबको हानि पहुंचाने वाली कोई सूचना मांगी गई है तो वो नहीं दे सकते, वो ना देने की छूट है आपको, ठीक है। देश वाला हो गया, देश की सुरक्षा अखंडता को नुकसान पहुंचा, ऐसे। दूसरा, जो मंत्रिमंडल के गोपनीय निर्णय होते हैं उनको अगर कोई मांग रहा है तो नहीं, मैं ऐसे बिना देखे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक आपका देश का सुरक्षा हो गया। फिर तीनों अपने जो सरकार के अंग हैं उसको जोड़ लो। पहला संसद, तो संसद संबंधित जो कार्रवाई है संसद विधानसभा की उसको देने से रोक सकता है। फिर आपका संसद में मंत्रिमंडल भी आ जाता है, तो मंत्रिमंडल या जो राज्य के मंत्रिमंडल हैं उनकी जो गोपनीय फाइलें होती हैं, चर्चा होती है, उनको नहीं आप ओपन कर सकते हैं, इस मतलब छूट है आपको, ठीक है। फिर आप आता है राजनीतिक की बात, क्या आता है अपना वो आ जाए विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देख लो, तो न्यायालय की जो अवमानना वाले सूचना प्राप्ति के आवेदन है उसको मना कर सकता है कि न्यायालय की अवमानना हो जाएगी इसको प्रकट करने, उस आधार पर मना कर सकता है। न्यायालय के बाद आता है आपका क्या, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल उसे बता दिया। और बोल सकते हो कि भाई कार्यपालिका में ये है कि किसी व्यक्ति की, मान लो पर्सनल व्यक्ति में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी है जो उसको अहित कर सकती है वो नहीं दे सकते, वो नहीं देना है। किसी अपराधी को पकड़ने में अगर कोई दिक्कत हो सूचना के प्रकटन से तो वो नहीं देना है अपने को, ठीक है। ये देश के अंदर। अब देश के बाहर भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार से, जो विदेश सरकार से जो हम अपने ट्रस्ट पे जो सूचना प्राप्त की हैं वो प्रकट न किए जाने का छूट है। तो ऐसे करके 8-9 आप आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है। 9 आपका काम का नहीं है, 9 को छोड़ो। 10 में पृथक्करणीयता, ये बोला जा रहा है बस, कुछ नहीं। तो भाई जितने भाग में क्या पड़ा है, मान लो मक्खी पड़ी है तो उस भाग को निकाल के फेंक दो और बाकी सबको ठीक है चला लो काम। दूध में पड़ जाती है मक्खी तो मक्खी निकालते, दूध थोड़ी फेंकोगे, ठीक है। पानी पड़ गया तो थोड़ी फेंक दोगे।
तो पृथक्करणिता वही है कि जितना भाग जो है ना लोप हो रहा है धारा 8 के तहत उतना को रोक ले सूचना को, और बाकी भाग जो आवेदन में मांगा गया है और वो उस 8 के स्वतंत्र 8 से बाहर है तो उसको दे दो सूचना, ऐसे बोल के बोला गया। ठीक है, उतना ही लिखा है, उसी को लिख देना 2-3 भाग में कंप्लीट। धारा 11 पर व्यक्ति सूचना, मैं इसको बार बार इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ये पक्का देखना एक बार आएगा, इस बार ही आ सकता है। पर व्यक्ति सूचना एक पर एक पर व्यक्ति कितना है, एक पर एक पर। ठीक है, एक पर 11 पर वाला। ठीक, पर व्यक्ति होता कौन है पहले सुन लो। पर व्यक्ति मतलब जिसके बारे में जानकारी चाही गई हो, जैसे मैं आपके बारे में जानकारी चाहता हूँ आयोग से, ठीक है, तो मैं हो गया आवेदन करता, आयोग हो गया निपटान करता, लेकिन जिसकी सूचना चाहिए गई है, जैसे आपकी सूचना चाहिए गई तो आप हो गए पर व्यक्ति। ठीक, अब पर व्यक्ति सूचना संबंधित क्या क्या उसका प्रोसेस है, क्या होता है मामले, इसको मैं रिविजन करा चुका हूँ, बट और देख लो एक बार। ठीक है, कुछ खास नहीं। पहला चीज़ आपका ये है कि भाई कोई पर व्यक्ति की जानकारी संबंधित अगर आवेदन आता है तो आयोग जो है सबसे पहले क्या करेगा, पर व्यक्ति को सूचना देगा, ठीक है, कि उससे संबंधित कोई जानकारी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा, कितने दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर वो उसको सूचना देगा, जानकारी दे देगा कि भाई आपके संबंधित में जानकारी आया है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो पर व्यक्ति है ना वो अपना आशा प्रकट करेगा कि उसको सूचना प्रकट करवानी है नहीं करवानी है, वो आवेदन देगा कि भाई मेरे को नहीं करानी इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऐसे वहाँ ऐसे व्यक्ति को सूचना प्रति 10 दिन के भीतर, कितने 10 दिन के भीतर जो है, हाँ, प्रस्तावित जो प्रकटन उसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा। अगर मान लो एक चीज़ ऐसा होता है, पूरा प्रक्रिया थोड़ा समझो, ध्यान से सुन लो, फिर याद हो जाएगा। पहला चीज़ ये है कि पर व्यक्ति संबंध जब भी आवेदन प्राप्त होता है तो तुरंत उसको क्या करेगा, सूचना दे देगा पर व्यक्ति को आपके संबंध में आवेदन आया है, तो आप अपना आशा प्रकट कीजिए 5 दिन के अंदर ही कि आपको प्रकट करवानी नहीं करवानी। फिर वो बोलता है कि जो भी बोलेगा करवानी नहीं करवानी, ठीक है। अब जो लोक सूचना अधिकारी है ना वो अपने विवेक से देखता है कि यह क्या मुद्दा लोकहित में है, अगर लोकहित में है तो वो अभ्यावेदन मतलब वो निर्णय करता है कि मुझे प्रकट करना है। तो इस जब अब जो प्रस्तावित अभ्यावेदन प्रकट होने हैं इसके 10 दिन पहले फिर वो जो पर व्यक्ति है वो आवेदन करता है कि भाई इसको न प्रकट किया जाए, इस टाइप से कुछ। ठीक है, आवेदन पे फिर विचार किया जाता है, लेकिन फिर भी लगता है अधिकारी को कि प्रकट की जानी चाहिए, तो फिर वो प्रकट कर देता है, और इसके विरोध में फिर वो क्या करता है, अपील कर सकता है पर व्यक्ति कि प्रकट नहीं किए जाना थे ऐसा करके। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, धारा 19 के तहत अपील करता है इसमें। फिर आता है आपका केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्र सरकार जो है अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी, और इसमें जो संरचना है वो देख लो 1+10, मतलब एक अध्यक्ष होगा, 10 अन्य सदस्य होंगे, 10 से अधिक नहीं होंगे बोल रहा, तो कितना होगा ये अधिनियम बताते, मतलब सरकार ने जनरली दी है, 10 से अधिक नहीं होगा बस इतना। नियुक्ति समिति कौन कौन सी, जो सिफारिश समिति राष्ट्रपति को सिफारिश देगी, तो उसमें 3 ही व्यक्ति हैं, इस बार ज़्यादा नहीं है। तो पीएम है, 3 ही है ना, पीएम है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, बस ये 5 ही हैं। ठीक, लोकसभा विपक्ष नेता, कैबिनेट मंत्री और पीएम, मतलब सॉरी 3 ही हैं। ठीक, कौन कौन है, पीएम है, लोकसभा विपक्ष नेता है, और एक कौन है, एक है कैबिनेट मंत्री, कोई भी हो सकता है। ये सूचना अधिकारी के 3 के लिए समिति। ठीक है, मानवाधिकार में क्या था, मानवाधिकार में 1+5 था, याद करवाए थे 1+5 रिविजन के समय। ठीक है, चलो अब आता है आपका अर्हता योग्यता क्या रहेगा, तो बस वही विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा जनसंपर्क इन सब में व्यापक अनुभव हो काफ़ी है। पदावधि सेवा शर्तें ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए होगा, और पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होता है, सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक होता है वित्त और एक होता है मानव, बाकी सब पुनर्नियुक्ति नहीं होता उन लोग। ठीक है, मैक्सिमम 65 वर्ष आयु है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कार्यकाल समय हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बात रहे 14 में क्या हटाना है, 13 में पदावधि तो 14 में हटाना, 12 में गठन। तो हटाने के लिए वही जो सेम फॉर्मूला हल हम लोग पढ़ते हैं, मानवाधिकार में पढ़े हैं, वही चीज़ यहाँ भी है। साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटाएगा, और जो डायरेक्ट अगर न्याय निर्णय में जैसे आर्य दिवालिया हो गया, विकृत हो गया, कोई अन्य संवैधानिक रोजगार ग्रहण कर ले, तो उसको फिर आदेश से राष्ट्रपति हटा देता है। इस टाइप से ही लिखना है इसको भी सेम। राज्य सूचना आयोग 15, 16, 17 में राज्य सूचना आयोग है, अध्याय 4 के तहत 15, 16, 17। ठीक है, 15 में गठन, 16 में अवधि और 17 में पत्ता। तो आ जाएगा आपका, इसमें भी 1+10 वाला ही राज्यपाल गठन करता है, बस याद रखो। और जो सिफारिश समिति है उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल के कोई सदस्य, बस इतना ही सेम चीज़ उसमें भी था, इसलिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। पदावधि में सेवा शर्तें, पदावधि यहाँ भी है मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु, और केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाते हैं एक्चुअल में इसका कार्यकाल मैक्सिमम 65 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्हता में बोलोगे तो अर्हता वही है जो उसमें था कि भाई विधि, कहाँ गया विधि, वही विधि, जनसंपर्क, समाज सेवा, इन सब में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको आप कर सकते हैं। ठीक,
इसके बाद फिर आता है आपका हटाया जाना। तो राज्यपाल जो है, इसमें हटाया जाना थोड़ा स्पेशल होगा। देखो त्याग पत्र तो भाई राज्यपाल को देगा, ये तो सिंपल है। और इसमें जो है ना, राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता आधार हो रहा है तो राज्यपाल के आदेश से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल है, राज्यपाल के आदेश से हटा सकता है। उसमें राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ भी राज्यपाल का ही है, सूचना आयोग को हटा सकता है अगर। अब आता है सूचना आयोग की शक्तियाँ, कृत्य, अपील और शास्तियाँ। ये इंपॉर्टेंट है। धारा अध्याय 5 धारा 18 में क्या है, शक्ति एवं कृत्य। 18 इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 18 साल के जब होते हैं तो सूचना प्राप्त करने का में शक्ति और कर्तव्य याद आ जाता है। ठीक है, हम सूचना मांगते हैं 18 साल के होने के बाद, उससे पहले नहीं मांगते थे। ठीक, तो क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कृत्य हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग राष्ट्रीय कर्तव्य होगा कि ऐसे व्यक्ति शिकायत प्राप्त करे और जिसकी जाँच करे। जैसे कोई लोक सूचना अधिकारी ने, ठीक है, अनुरोध जो प्रस्तुत किया गया था उसका जानकारी नहीं दी पाया, तो उसका जो शिकायत आ रहा है तो उसकी जांच करना। तो पहले ये कि शिकायत प्राप्त करना और दूसरी जांच करना। ठीक है, ये आपका एक अधिकार हो गया। इसके अलावा अगर मान लो कोई जानकारी तक पहुँच ले, इनकार कर दे कोई अधिकारी, तो उस शिकायत की जांच। शिकायत में क्या क्या आ सकता है, तो पहले ये कि भाई वो इनकार कर दे कि मैं नहीं दूंगा। दूसरा कर दे कि भाई लेट दे, या मिथ्या सूचना दे, या भ्रामक सूचना दे। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें को आप इसमें डाल सकते हैं शिकायत के अंतर्गत। बाकी काम में तो ये शिकायत प्राप्ति की जांच हो गई। फिर आपका सिविल क्या बोला जाए, मौखिक लिखित साक्ष्य प्राप्त कर रहा है, सिविल न्यायालय का समान शक्ति रहेगा। जो कॉमन चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ इसमें भी है। ठीक, धारा 19 में अपील है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 9 तक, उच्च से निम्न वर्ग तक सभी इसमें अपील कर सकते हैं सूचना के लिए। ठीक है, अपील कितने दिन की भी होती है, तो अपील 30 दिन के भीतर होती है। ठीक है, इसमें वो नहीं लिखे हैं क्या, टेबल, यहाँ टेबल बना है। देखो पहली जो अपील होती है, 2 अपील होती है। पहली अपील जो होती है 30 दिन के भीतर होती है। कहाँ होती है, तो PIO मतलब जो सूचना अधिकारी है उसके एक उच्च क्रम के अधिकारी पर। और दूसरा जो अपील होती है 90 दिन के भीतर होती है। कहाँ होती है, आयोग में। केंद्र का मामला केंद्रीय आयोग, राज्य का मामला तो राज्य में आयोग। ठीक, ये दो चीज़ याद रखना, पहली दूसरी अपील की 30 दिन और दूसरा है 90 दिन के भीतर। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं इसमें। फिर आपका शास्ति आता है दंड, 20 से दंड, 20 बार दंड बैठक करवाएं सूचना प्राप्त होने पर। कितने बार, 20 बार। कितना रुपये है, तो 20 से याद करना, 20 से आपको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये मैक्सिमम लिया जा सकता है किसी लोक सूचना अधिकारी से, अगर वो इनकार करता है या असफल होता है सूचना प्राप्त देने में तब। ठीक है, सुनवाई का पूरा युक्त अवसर तो होगा ही होगा, उसमें क्या डाउट। ये हो गया, बाकी सब चीज़ें काम करनी है। देखो धारा 23 के तहत न्यायालय के अधिकार को वर्जन कर दिया गया है, किसी भी कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा इससे संबंधित करके। इसलिए जो अपील होती है वो उधर नहीं होती न्यायालय में, वहीं तक रह जाती है। वो अंतिम है जो 90 दिन वाला आयोग वाला। ठीक है, तो 23 हो गया आपका जो है न्यायालय वर्जन। और 24 याद रखो, 24 घंटे के लिए क्या किया गया है, कुछ कानून जो है लागू, मतलब कुछ जगह पे लागू नहीं होता सूचना अधिकार का कानून। जैसे DRDO मतलब क्या हो जाएगा, डिफेंस और रिसर्च जो सुरक्षा संगठन है उनके मामले में लागू नहीं होता। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मामला है, मानव अधिकार का उत्पीड़न मामला, तब यहाँ पर लागू होता है। बस ये दो चीज़ को याद रखना, बाकी जगह पे नहीं होता है। ठीक, सामान्य चीज़ों में ये याद रखो। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट हुई 2 प्रकार का होगा, एक प्रत्येक वर्ष के अंत में ओवरऑल रिपोर्ट या वार्षिक। और हर प्रकार की जो सूचना आ रही है प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के जिससे रिपोर्ट संबंधित है बारे में होगा। अनुरोध की संख्या, कितनी अनुरोध प्राप्त हुई है, कितना निपटान किया गया, ये सारी रिपोर्ट रहेंगी उस चीज़ों में। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा सूचना अधिकार कंप्लीट हुआ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, दूसरा देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए सारी चीज़ें सिंपल 1972 में स्टॉकहोम, तो उसके बाद किया गया। परिभाषाएं, पर्यावरण वाली परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ, तो धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति क्या क्या शक्ति है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो पर्यावरण संरक्षण वही शक्ति है जो उसका नाम है, सभी प्रकार के उपाय कर सकती है जो पर्यावरण संरक्षण आवश्यक हो। ठीक है, पहले तो उपाय करने वाला शक्ति हो गया। दूसरा आप ये डाल सकते हैं भाई कि कुछ ऐसे जो उद्योग कारखाने स्थापित होते हैं उनके मानक निर्धारित कर सकती है। प्रदूषण के जो हो रही हैं उसको नियंत्रण के लिए उपाय कर सकती है। जो हानिकारक पदार्थ या खतरनाक पदार्थ हैं उनको हटाने के नियम बना सकती है। प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। जो भी अधिनियम में पड़ती विशेषता सब डाल दो, सब उसकी शक्तियाँ हैं। वही चीज़ें ऊपर नीचे करके सब लिखा ही होगा, कुछ नहीं छोड़ेगा वो। ठीक है, प्रदूषक के निवारण के लिए उपाय करेगी, ये वो 10 प्रकार का। अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ कृत्य, तो जो केंद्र सरकार है ना, ऐसे अधिकार नियुक्ति करेगी और सौंपेगी। ये तो सिंपल चीज़ है, इसमें क्या 5 में निर्देश देने की शक्ति, सब नहीं आएगा यार 5 4, मतलब उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा।
5 में NGT में अपील वाला है, ठीक है। हम लोग रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़ा चुका हूँ तो वहाँ पूरा पढ़ा हूँ एक एक को, अभी सिर्फ देख रहा हूँ कोई इनसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बता सकूँ बस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन धारा 7 से स्टार्ट होता है, अध्याय 3 में है। तो पहला चीज़ है 7वां में, धारा 7 बोलता है कि जो उद्योग वाला है, उद्योग चलाने संबंधी जो मानक होते हैं उसका तय करना 7 में है। 8 में परिसंकट में पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया तय करना है, 8 में, ठीक है। 9 में कुछ प्राधिकरण उपकरण को जानकारी दिए जाने संबंधित है। 10 में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति हैं, जो आया हुआ था। प्रवेश निरीक्षण की शक्ति में यही है कि केंद्र सरकार अधिकारी नियुक्त करेगी जो प्रवेश करके निरीक्षण कर सकेगा, और वहाँ पर प्रवेश करेगा तो क्या करेगा भाई, वहाँ पर जाके प्रवेश करेगा तो निरीक्षण करेगा वहाँ सारी मानक तय हो रही हैं कि नहीं, वो लोग सर्टिफाइड हैं कि नहीं, ठीक है, जो सुरक्षा मानक है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर वहाँ के नमूने भी ले सकता है, जो आगे जो 10 में आएगा उसमें चेक करेगा फिर करके, ठीक। तो निरीक्षण करेगा, चेक करेगा, और जो आदि वहाँ का अधिष्ठाता होता है उसकी सहायता करेगा, बस इतना ही है इसमें। कुछ लिखाएगा भी ऐसे ही ना पेपर में, कुछ ऐसे एक एक करके नहीं लिखाने वाला है कि हाँ इसके बाद ये थे, उल्टा पुल्टा आगे पीछे लिखाता है, लिख के बस आ जाओ। वो 8 में 5 नंबर के लिए खुश रहो, ज़्यादा 8 में 8 के लिए मत दौड़ो, ठीक है। 11 में है नमूना लेने की शक्ति, तो 11 में जो है नमूना ले सकता है, ठीक है। एक पर एक नमूना लोग होते हैं, जानते हो दुनिया में, तो 11 लेने की नमूना की शक्ति होती है। वहाँ पर जाके जल, मृदा, वायु सबका नमूना ले सकता है। नमूना लेने के समय कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, अधिष्ठाता सामने हो, उसका जो ऑनर है वो सामने हो, फिर नमूना को तुरंत सील बंद किया जाए, फिर प्रयोगशाला में चेक करने के लिए भेजा जाए, जो स्थापित मानक प्रयोगशाला है वहाँ पर जब चेक करके वो आएगा रिजल्ट, उसका फिर विधिक रूप से उसको मान्य भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर नीचे करके लिखना है और कुछ नहीं। मेन मेटा यही है कंटेंट। प्रयोगशाला जो 12वीं में गए थे, प्रयोगशाला में गए थे, सबसे पहली बात इस बात को याद रखना, ठीक है। तो पर्यावरण प्रयोगशाला 12 में है, केंद्र सरकार स्थापित करेगी, उतने मात्रा में करेगी जितना वो आप आवश्यक समझे। वहाँ पर फिर जो चेक करने के लिए भेजा जाएगा वहाँ पर वो चेक होगा, फिर उसको विधिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। पर्यावरण जो प्रयोगशाला होती हैं वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया जा कर सकता है, ये सारे लिख सकते हैं, सरकारी विश्लेषक जिसे बोलते हैं, ठीक। अब आता है कुछ कुछ अपराध हैं उनके शास्ति। तो सरकारी विश्लेषक रिपोर्ट देगा तो सिंपल है, छोड़ो। शास्ति देखो, अगर उल्लंघन किया जा रहा है अधिनियमों का तो क्या क्या शास्ति है। तो शास्ति ये है कि भाई 5 वर्ष या 1 लाख रुपए, पहले अगर शास्ति आ रहा है इस अधिनियम के जो नियम उनका पालन नहीं कर रहे हो तो 5 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए या दोनों से दंडित हो सकता है, ठीक है। फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो अपराध करने के, मतलब दंड देने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से करेगा, कितने के लिए, 1 साल तक के लिए। फिर भी कंटिन्यू जा रहा है तो फिर जो कारावास है उसको भी बढ़ा के 7 वर्ष कर देते हैं, चलो 2 साल का जेल में रहो। तो ये 2 कंडीशन आगे के लिए है, ठीक। कंपनी द्वारा अपराध किया जा रहा है तो कंपनी जो डायरेक्टर होते हैं, सचिव होते हैं, उनको माना जाता है। और वो अगर कहीं बोल दे कि भाई हम प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया था तो उसको मुक्त कर देते हैं। सब में वही चीज़ है, कंपनी द्वारा अपराध जितने अधिनियम पड़े सब में सेम है। सरकारी विभाग द्वारा अपराध करे तो विभागाध्यक्ष दोषी होता है, और फिर भी वो अपना साबित कर दे कि भाई मैंने प्रयास किया था या मेरी जानकारी नहीं था, उसको मुक्त कर देते हैं, कुछ नहीं। सिविल नागरिक अधिकार तक वंजन इसमें भी कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब जो बाकी 2 बचा उसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि ना थोड़ा सा मेरे को भी कुछ और का काम है तो मैं देख लूँ, तब तक 2 रिवीजन कर लो फिर देखते हैं। चलो टेक केयर।